हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो बिहार में बीपीएससी की 3.0 की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसकी एग्जाम डेट्स आप लोग की आ गई हैं। जुलाई में आप लोग के पेपर्स होने वाले हैं, तो उसमें अकाउंटेंसी से जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस कर लो। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फंड्स। निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फंड होता है, जो आप उसको यूज करते हैं, एक तो हो जाता है सोर्स ऑफ फंड, दूसरा होता है यूज ऑफ फंड। जो कंपनी के फंड्स होते हैं, कोष होते हैं, एक तो आप यूज करते हैं, तो कोई भी परचेज करेंगे एसेट को, किसी को भी आप रीपे कर रहे हैं, रिडेम्पशन हो रहा है, तो इसमें क्या रहता है, यूज होता है। और एक होता है कि आपके सोर्स ऑफ फंड, यानी कि कहाँ कहाँ से फंड्स जो है वो कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि यूज ऑफ फंड कहाँ पर होगा। इंक्रीज इन फिक्स एसेट, स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि। इंक्रीज इन कैश, नगद में वृद्धि। टैक्स रिफंड, कर वापसी। इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, किसी भी दायित्व में वृद्धि। तो यूज ऑफ फंड कहाँ पर होता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड कहाँ पर होता है, जब आप कोई भी एसेट को, जैसे किसी में आप, जैसे कि इसमें जो एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो जब आप कोई भी एसेट को परचेज करने में आपने कैश चुकाया, कैश आपने दिया, आपके पास एसेट आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा कि आपने यूज किया उस फंड का। बाकी अगर कैश में वृद्धि हो रही तब तो एसेट बढ़ ही रही है आपकी, रिफंड मिल रहा है टैक्स का तो भी एसेट बढ़ रही है आपकी, यानी कि कैश बढ़ रहा है आपका। इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, तो यहाँ पर भी नहीं रहेगा। जो आपने परचेज करी है फिक्स्ड एसेट, तो वहां पर आपने कैश दिया है, तो वहां पर आपने उस फंड का यूज किया है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कैसे फंड का यूज होता है, तो जब आप जो शेयर या डिबेंचर होते हैं उनका रिडेम्पशन किया जाएगा, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है उनमें परचेज करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनको वापस भुगतान करेंगे, पे करेंगे, या जो वर्किंग कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो रही है, या जो डिविडेंड होता है या टैक्स होता है उसका पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। इन सब में यूज किया जाता है फंड को। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ए लायबिलिटी अकाउंट। देयता खाता या दायित्व खाता निम्नलिखित में से नहीं है। अकाउंट्स पेएबल देय खाता, अक्वायर्ड एक्सपेंसेस उपार्जित व्यय, कैश रोकड़, नोट्स पेएबल देय नोट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका एक जो अकाउंट है वो दायित्व उत्पन्न नहीं कर रहा, दायित्व नहीं बन रहा होगा। तो जो आपका अकाउंट्स पेएबल है या अक्वायर्ड एक्सपेंसेस या फिर नोट्स पेएबल है, ये तीनों ही लायबिलिटी होते हैं, लेकिन जो कैश होता है वो कैश लायबिलिटी ना होकर के एसेट होती है, करंट एसेट होती है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वो हो जाएगा कैश रोकड़। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। निम्नलिखित में से किसमें क्रेडिट शेष होगा, यानी कि जो अकाउंट्स हम बनाएंगे इसका, तो वहां पर किसमें जो होगा वो क्रेडिट शेष होगा। सेल्स में, कैपिटल, सैलरी, रेंट पे। तो यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शंस को, करेक्ट ऑप्शन को। तो पेयर में दे रखा है ए बी है, या फिर ए सी, या फिर बी डी, या फिर सी डी। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ए और बी, यानी कि जो सेल्स होती हैं और जो कैपिटल है, इन दोनों में ही जब आप अकाउंट बनाएंगे तो क्या आएगा, क्रेडिट शेष आएगा, यानी कि क्रेडिट यहाँ पर ज्यादा रहेगा और डेबिट में कम रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मोस्टली में वो शेष ही रहता है, आपका बैलेंस ही दिखाया जाता है। और इसी तरह सेल्स में भी रहेगा, जब आप उसका अकाउंट बनाएंगे तो भी आपका क्रेडिट बड़ा होगा, डेबिट छोटा होगा। इसीलिए क्रेडिट शेष का मतलब यही है कि क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अब आपको बताना है जो कैश बुक बनाई जाती है उसमें किस तरह के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल कैश रिसिप्ट ओनली, सभी नगद प्राप्तियां। ऑल कैश पेमेंट्स ओनली, सभी नगद भुगतान। ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स, सभी नगद और क्रेडिट बिक्री। और रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, नकदी की सभी जो रसीदें यानी कि जो प्राप्तियां हुई हैं या फिर जो भुगतान किया है वो सारे। तो जो कैश बुक बनाई जाती है, रोकड़ बही जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो उसमें मेनली क्या चीजें नोट किया जाता है कि जो भी आपने
कैश में पेमेंट किए थे या जो भी आपको कैश में रिसिप्ट मिली है, जो भी रिसीव हुआ है आपको कैश में या जो आपने पेमेंट किया है कैश में, उसको इस हम कैश बुक में दिखाते हैं। कई तरह की कैश बुक बनती है। एक तो पेटी कैश बुक बनती है जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, उसके लिए बनाई जाती है। या इसके अलावा जो आपकी 2 खानों की बनती है, 3 खानों की बनती है, बैंक शेष के साथ भी बनती है, कई तरह की बनती है कैश बुक। तो मेनली ये बनाई जाती है कि जो भी पेमेंट किया जाएगा या रिसीव होगा कैश में, उसको रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक? निम्न में से कैश बुक के क्या लाभ हैं, आपको ये बताना है। Mistakes in books can be easily detected at the time of verification of cash. पुस्तक में किसी भी गलती को आसानी से नकदी के सत्यापन के समय पता लगाया जा सकता है। डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर इजिली असर्टेन. दैनिक नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। बोथ ऑफ दीज यानी कि ये दोनों ही सही हैं या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब कैश बुक बनाई जाती है, रखी जाती है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं कंपनी को। यहाँ पर जो आपका इसमें रहता है कि जो अगर आपने कैश बुक अलग से बनाई होती है तो वहाँ पर हम आसानी से किसी भी तरह की कैश रिसीव्ड या फिर जो हमने पेमेंट किया है उसमें कोई मिस्टेक है तो आसानी से उसे हम पकड़ सकते हैं। और साथ ही जो डेली के कैश रिसीप्ट और पेमेंट होते हैं उसका भी आसानी से हम इजिली रिकॉर्ड रख सकते हैं। वरना जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं अक्सर मिस हो जाते हैं, तो ये रहता है कि अगर किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर कैश बुक हमने बनाई है, उसमें पेटी कैश बुक अगर रखी है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उन छोटे छोटे खर्चों का पता लगाना कि वो कहाँ पर हमने उस पैसे को या उस इनकम को एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे। तो ये हो जाते हैं कि दोनों ही आपके एडवांटेज हैं, दोनों ही लाभ मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ ए ईयर इन ए कैश बुक शोज। एक वर्ष के अंत में एक रोकड़ बही में डेबिट शेष दिखाता है। यानी कि लास्ट में आपने ईयर के एंड में जब देखा कि जो आपकी कैश बुक है वहां पर डेबिट शेष दिखा रहा है, यानी डेबिट शेष का मतलब मैंने समझाया था, जिस भी चीज के बैलेंस की बात करी जाएगी मतलब ये है कि वो साइड बड़ा है और दूसरा साइड छोटा है। यहाँ पर डेबिट शेष की बात की जा रही है, यानी कि डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डेबिट शेष दिखा रहा है। तो टोटल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल नगद। टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नगद। इनकम ऑफ द बिजनेस इनिशिएटिव, व्यवसाय की इकाई किया है। या फिर कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, दी गई अवधि के अंत में हाथ में नगद या फिर हस्तगत रोकड़ जो कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लास्ट में जो उसमें अगर दिखा रहा है डेबिट शेष तो वो क्या होगा, तो वो हो जाता है कि कैश इन हैंड। जो भी बैलेंस बच करके आता है वो कैश इन हैंड कहलाता है, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है। तब क्वेश्चन ये आता है कि डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं और क्रेडिट में क्या दिखाते हैं। तो जो कैश बुक बनाई जाती है उसका जो डेबिट साइड होता है वहाँ पर सारी रिसीप्ट दिखाई जाती है, सारी प्राप्तियां, जो कुछ भी हमें रिसीव होगा, जो कुछ भी हमें कैश में मिलेगा वो सब हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। और जो क्रेडिट होता है वहाँ पर जो कुछ भी हमने पेमेंट किए होते हैं, जो भी हमने भुगतान किए होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं। यानी कि जो हमें प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हुई हैं तो डेबिट साइड बड़ा है हमारा, बैलेंस निकल के हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा और वो हमारी कैश इन हैंड हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं लेकिन क्या है माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा। तो जो आप लोग सॉल्व किया करिए तो थोड़ा सा माइंड में रखा करिए कि क्या क्वेश्चन हैं, किस तरह से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश कंप्राइजेज ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डैश में रोकड़ शेष और बैंक के पास मांग जमा शामिल है। एडवांसेस, अग्रिम, कैश रोकड़, डिपॉजिट जमा, लोन्स ऋण। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है इसमें से या कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि कैश ऑन हैंड यानी कि जितनी आपके पास हाथ में उस टाइम पर कैश है या फिर जो डिपॉजिट करी हुई है बैंक में और आवश्यकता पड़ने पर जिसे मांगा जाएगा तो आसानी से मिल जाएगी, तो वो सब किस में होता है। तो वो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका कैश, जो रोकड़ होती है वहां पर उसी में शामिल किया जाता है या उसके बराबर ही माना जाता है। जो कैश इन हैंड होता है और जो कैश एट बैंक होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड एक होता नहीं है कि ये तरल संपत्ति मानी जाती है,
करंट एसेट भी होती है और एक आपकी लिक्विड एसेट, बिल्कुल ही लिक्विड एसेट मानी जाती है कि फौरन जिसको आप कैश में चेंज कर सकें। तो जो आपके कैश इन हैंड है या फिर कैश एट बैंक है, इन दोनों को ही लिक्विड एसेट भी माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जो स्टॉक होगा उसको भी सेल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कैश मिलेगी। या और भी जितने भी आपके दे रखे हैं जो करंट एसेट्स होती हैं, उन सब में थोड़ा सा चेंज करने में, कैश में उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन जो आपके हाथ में कैश है या फिर जो बैंक में कैश है, वो फौरन ही आपको मिल जाएगा आपके यूज के लिए, इसलिए वो एक लिक्विड एसेट की तरह है और बिल्कुल कैश ही मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स ब्रोकर बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है, यानी कि कब माना जाएगा जो कैश बुक हमने बनाई है उस कैश बुक में जो भी हमने दिखा रखे हैं, एंट्रीज करी हुई हैं, जितने भी हमारे पेमेंट या रिसीविंग दिखा रहा है, तो वहां पर हम फायदे में हैं, वहां पर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, हमारे पास कैश ज्यादा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रोकर बही के अनुसार डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रोकर बही के अनुसार क्रेडिट शेष, नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाया था, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो उसका अनुकूल शेष या फेवरेबल कब माना जाएगा, जब डेबिट साइड बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में ही प्राप्तियां होती हैं, रिसिप्ट होती हैं सारी, और क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखाए जाते हैं। तो जब डेबिट साइड बड़ा होगा तभी क्या होगा, जो हमारी कैश बुक होगी फेवरेबल अमाउंट दिखा रही होगी, हमारे अनुकूल होगी, जो हमारा बिजनेस है उसकी। तो एक आंसर होगा हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रोकर बही के अनुसार डेबिट शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, नगद छूट किस पर मिलती है? परचेजेस, क्रय पर, सेल्स बिक्री पर, प्रॉम्प्ट पेमेंट शीघ्र भुगतान पर, ऑल ऑफ दीज ये सभी। जो कैश डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हो जाता है कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो उन जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको ही देते हैं जो उसकी फौरन हमें पेमेंट कर रहे होते हैं, जिनसे फौरन ही पेमेंट प्राप्त हो जाती है, उन्हें ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा? जो प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है, शीघ्र भुगतान होता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ रिसीवेबल्स इज इफेक्टेड बाय, प्राप्तियों की मात्रा डैश द्वारा प्रभावित होती है। क्रेडिट पॉलिसी, ग्राहक नीति, हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों की आदतें, टर्म्स ऑफ पेमेंट, भुगतान की शर्तें, ऑल ऑफ दीज ये सभी। जो रिसीवेबल्स होते हैं कि कितने होंगे, या एक जो रिसीवेबल्स होते हैं वो आपके एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं, तो उसकी मात्रा जो प्रभावित होती है वो इन तीनों से ही प्रभावित होती है कि आपकी बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी हैबिट्स कैसी हैं, या फिर आपने पेमेंट की कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा हुआ है। तो इन तीनों से ही वो प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉइस फ्रॉम वेंडर्स विच आर ड्यू इन 30 डेज शुड बी क्रेडिटेड टू। वेंडर्स सप्लायर्स में बीजक जो 30 दिनों में देय होती है को निम्नलिखित में क्रेडिट करना चाहिए, यानी कि जो इनवॉइस या बीजक होता है उसको जो 30 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा पेमेंट उसका, तो उसको कहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे? अकाउंट पेएबल में, देय खाता में, अकाउंट रिसीवेबल्स में, प्राप्य खाते में, परचेज अकाउंट में, क्रय खाते में, अकाउंट ट्रांसफरेबल में, अंतरणीय खाते में, हस्तांतरणीय खाते में। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि जो इनवॉइसेस फ्रॉम वेंडर्स, यानी जो विक्रेता है उससे जो बीजक आपको मिला है, तो बीजक जो होता है तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा? इसे अकाउंट पेएबल जो होते हैं वहां पर दिखाया जाएगा, देय खातों में दिखाया जाएगा, क्योंकि जो अकाउंट पेएबल्स होते हैं उनमें उन लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं जिनको आपको करंट में जिसका पेमेंट ना होकर के भविष्य में किया जाना है, यानी फ्यूचर में किया जाना है, तो वो आपका एक तरह से लायबिलिटी हो जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एज क्रेडिट रिक्वायर्स ए क्रेडिट टू। कार्यालय उपकरण का उधार क्रय क्रेडिट किया जाता है, यानी कि कोई आपने ऑफिस में इक्विपमेंट लिया है लेकिन आपने वो इक्विपमेंट जो परचेज किया वो क्रेडिट पे किया है, यानी उधार लिया है, तो उसको आप कहाँ पर दिखाएंगे? जो अकाउंट्स होंगे उसमें, अकाउंट पेएबल में, देय खातों में, कैश में यानी कि रोकड़ में, ऑफिस एक्सपेंसेस कार्यालय व्यय में, इक्विपमेंट एक्सपेंसेस उपकरण व्यय में। तो आपने उधार पे लिया है तो एक तरह से आपका क्या हो जाएगा कि आपको उसका अमाउंट को पे करना अभी बाकी है, तो उसे हम दिखाएंगे अकाउंट पेएबल में, यानी कि देय खातों में। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाचिंग सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। एग्जामाइन डेबिट नोट्स, डेबिट नोटों की जांच करना। एग्जामाइन कट ऑफ पॉइंट्स, कट ऑफ अंकों की जांच करना। एग्जामाइन क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट नोटों की जांच करना। या फिर एग्जामाइन सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी पुस्तक की जांच करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम जो सेल्स रिटर्न की बुक होती है उसकी वॉचिंग कर रहे होते हैं, उसका प्रमाणन कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें कौन सी चीज को दिखाना या किस चीज का प्रमाणन करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आवश्यक नहीं होता है। तो वो हो जाएगा कि जो डेबिट नोट्स होते हैं उसका हमें प्रमाणन करना या उसको देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो डेबिट नोट की आवश्यकता होती है वो आपकी परचेज रिटर्न यानी कि क्रय रिटर्न जो होता है उसमें होती है। यहाँ पर बात जो की जा रही है वो सेल्स रिटर्न की जा रही है, जो बिक्री वापसी है उसकी की जा रही है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स डैश। स्वतः वित्तीयन डैश को शामिल करता है। अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, अ लाइन ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतः वित्तीयन यानी कि जो वित्त पोषण या अपने पास से जो फाइनेंसिंग की जा रही है, तो वहां पर आप उसको किस चीज में दिखाएंगे या वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें ये रहता है कि जो नियमित या दिन प्रतिदिन के कार्य किए जाते हैं, तो वहां पर ये जो स्वतः वित्तीयन है वो उससे रिलेटेड हो जाता है, तो उसे जो दिखाया जाता है वो देनदारी लेखों में यानी कि अकाउंट पेबल्स में दिखाया जाता है। तो क्या एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ऑन डोनेशन ऑफ गुड्स। माल को दान में देते समय किस खाते में दिखाया जाएगा या क्रेडिट किया जाता है। परचेज अकाउंट, क्रय खाता, सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, कैश अकाउंट, रोकड़ खाता, डोनेशन अकाउंट, दान खाता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी गुड्स है उसको एज अ डोनेशन आप किसी को दे रहे हैं, तो वहां पर उसे आप किस चीज में क्रेडिट करेंगे या किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो उसे परचेज अकाउंट में यानी कि क्रय खाते में क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसकी जो एंट्री की जाती है तो या चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू परचेजेस अकाउंट यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। वो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, किसी और तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लेकर आने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।